बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरे चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा यहाँ पे, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे ई एन लिखा हुआ है। ई एन स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई ए स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आई डॉट ई स्टैंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि हम इन तीनों के जो फैक्टर्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इनके फैक्टर्स जो है वो सबके फैक्टर्स सेम थे, इसलिए मैंने ये टॉपिक जो है वो लास्ट पे छोड़ा हुआ था ताकि सबको इकट्ठा पढ़ें और इनकी तैयारी भी जो है वो आसान हो सके। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन को रिकॉल करवा लेता हूँ कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove an electron from the valence shell of gaseous atom। ये आपने लेक्चर देख लिया होगा। यानी कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में से, मिसाल के तौर पे ये आपके पास कोई भी एटम है और उसके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका लास्ट शेल है, यहाँ से आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है बाहर। तो आप क्या प्रोवाइड करोगे? इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो यहाँ से ये निकल जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते होते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये टॉपिक आप आयनाइजेशन एनर्जी वाले लेक्चर को दोबारा से देख भी सकते हैं। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि हमने टॉप टू बॉटम देखा था। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो रही थी? वो कम हो रही थी। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही थी। उनके फैक्टर्स क्या हैं? आखिर इसकी रीज़न क्या थी कि ये कम या ज़्यादा हो रही थी? उन फैक्टर्स के ऊपर अभी हम बात करते हैं। तो पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब यह है कि न्यूक्लियस का होल्ड कितना है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मींस न्यूक्लियस का होल्ड कितना है, कि न्यूक्लियस कितनी मजबूती के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में रख सकता है। तो लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा जो है आपको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे अगर कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब मैं सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूँ, एक चीज़ है, मिसाल के तौर पे पेंसिल है, वो मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, बहुत मजबूती के साथ पकड़ी हुई है। अगर कोई मुझसे वो खींचना चाहेगा तो वो ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगाएगा कि वो मुझसे वो खींच सके पेंसिल को। इसी तरह अगर मेरे हाथ में पेंसिल जो है वो लूजली पकड़ी हुई है और कोई उसको खींचना चाह रहा है तो वो बआसानी खींच सकते हैं। यानी कि अगर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होगा, ये न्यूक्लियस आ गया और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसका होल्ड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है होल्ड में से। तो वहाँ पे एनर्जी क्या होनी पड़ती है? फिर आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। जहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज कम होता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है, वहाँ पे एनर्जी भी जो है वो क्या करना पड़ती है? कम प्रोवाइड करना पड़ती है। तो यहाँ पे किस तरह हो जाएगा? फिर देखें, जितना न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे अगर रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं कौन सा रिलेशन लिख सकता हूँ? डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा किसके साथ? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अब इस पूरी लाइन को एक्सप्लेन करो, आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यानी कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आप न्यूक्लियर चार्ज कम करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। सेकंड फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा था, ये खुद एक टॉपिक भी है और ये फैक्टर्स में भी आएगा। शील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। यानी कि प्रोटेक्शन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। अब ये कौन प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन? ये जो आपने न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा ना, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बताऊँ तो वहाँ यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये देखें मिसाल के तौर पे ये एक न्यूक्लियस था और ये पूरे एटम को कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके अंदर टोटल कितने शेल थे? 3 शेल थे, ठीक है। अब इसके यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है वो सब पे फोर्स लगा रहे। अब सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लगाएगा? जो उसके सबसे करीब होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स किस पे लग रही है? ये पहले वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
फिर उससे कम फोर्स इस पे लगेगी, फिर सबसे कम फोर्स किस पे लगेगी, सबसे लास्ट वाले शेल में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दरमियान में आने वाले जो शेल्स हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस का होल जो है, न्यूक्लियस का होल जो है वो आगे नहीं जाने दे रहे, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट तक फोर्स नहीं पहुंच सकती। और यहाँ पे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो क्या होता है, फिर लूजली बाउंडेड होता है। जब कोई चीज़ लूजली बाउंडेड होती है तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाता है बनिस्बत। अगर इसी तरह अगर इसके अपोजिट होता, न्यूक्लियस का यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा ना होता, तो न्यूक्लियस का होल्ड लास्ट शेल पे बहुत ज़्यादा होता, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना क्या होता, मुश्किल होता। अब शील्डिंग इफेक्ट वाले टॉपिक में आओ, शील्डिंग इफेक्ट को देखो कि शील्डिंग इफेक्ट क्या कहना चाह रहे हैं। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितनी ज़्यादा रुकावट आएगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा कब होता है, जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं। हमने जो टॉपिक था शील्डिंग इफेक्ट वाला, उसमें क्या पढ़ा था, हमने कहा था शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ़ शेल्स, यानी कि जितने शेल्स अगर किसी रास्ते में ज़्यादा आ रहे तो न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही क्या होता जाएगा, लास्ट शेल तक कम होता जाएगा, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेस विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी एनर्जी कम क्यों होगी, क्योंकि लास्ट सेल तक तो न्यूक्लियस की फोर्स नहीं जाएगी। ठीक है, ये देखें यहीं पे ड्रा कर रहा हूँ, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेल्स होते जाएंगे तो रास्ते में रुकावट ज़्यादा आती जाएगी, तो न्यूक्लियस का होल्ड उतना ही कम होता जाएगा। देखें सबसे ज़्यादा होल्ड ये पहले वाले शेल पे होगा, फिर सेकंड वाले पे कम हो जाएगा, थर्ड वाले पे और कम हो जाएगा, इसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो और कम हो जाएगा होल्ड। तो जितना ज़्यादा होल्ड कम हो रहा है, तो होल्ड कम होने की वजह क्या बन रही है, शील्डिंग इफेक्ट, ये रास्ते में आने वाले शेल्स रुकावट बन रहे हैं। तो फिर आपको कम अमाउंट पे यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो हम इसको कौन सा इफेक्ट लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 डिवाइडेड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अगर आप शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा करोगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, इसको कम करोगे तो ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं। सब फैक्टर्स ऐसे ही हैं, मैं आगे चल के बाकियों को भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन सब फैक्टर्स एक ही जैसे हैं, तो आपको याद करने में भी क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। फैक्टर लिखा हुआ है रेडियस। रेडियस से क्या मतलब है, एटॉमिक साइज। एटॉमिक, अब एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, देखें। द ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, मतलब ये न्यूक्लियस आ गया और लेट्स सपोज ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये, ठीक है। ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, ये क्या लिखा हुआ है, द लेस आयोनाइजेशन है। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होता जाएगा, जितना एटॉमिक साइज क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता जाएगा, अब इसको एक बात को कंपेयर कर लें कि जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा उतना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, उतना न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, कम होगा। जितना न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि एटॉमिक रेडियस के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट बनता है, तो ये इस तरह हो जाएगा कि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ हो जाएगा उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी, जितना कम एटॉमिक साइज़ उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। बात क्लियर, कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा लास्ट शेल तक उतनी ही फोर्स कम जाएगी न्यूक्लियस के, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जो हमने रिमूव करवाना है वो तो ऑलरेडी लूजली बाउंडेड है, तो आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी या इतनी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आसानी वहाँ से निकाला जा सकता है। इसी वजह से जहाँ पे एटॉमिक रेडियस कम हो रहा था, देखिए टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा था, सॉरी एटॉमिक रेडियस वहाँ से टॉप से बॉटम आने से क्या होता है, ज़्यादा हो रहा था, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, वहाँ पे कम हो रही थी। लेफ़्ट टू राइट जाने से एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी,
ज़्यादा हो जाएगी। बात क्लियर। लास्ट है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए फुल एंड हाफ फिल्ड सबशेल रिक्वायर्ड एडिशनल एनर्जी टू रिमूव। इस बात को यहाँ पे समझ लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, एक होता है आपके पास एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल, ठीक है। एस के अंदर मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हर ऑर्बिटल के अंदर, अब हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 विद अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये अपोजिट स्पिन होगी। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह ड्रा कर लेते हैं ये। अब कब कब इलेक्ट्रॉन स्टेबल होंगे इस केस में देखें ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। जब पी सब ऑर्बिटल के पास, जब पी सबशेल के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं उतने ही मौजूद होंगे, तो हम इसके लिए वर्ड कौन सा इस्तेमाल करेंगे? फुल फिल्ड। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं यहाँ पे इसमें, तो ये फुल फिल्ड हो गया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स ना हो बल्कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? 6 का हाफ, यानी कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर कितने हो जाएं? 3। जैसे अगर ये 3 ऑर्बिटल्स थे तो हर ऑर्बिटल के अंदर क्या हो? एक एक इलेक्ट्रॉन हो। हम इसको क्या बोलेंगे? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। बात क्लियर होगी। फुल फिल्ड किसको बोलेंगे? टोटल 6 आते थे पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और उसका हाफ कितना हो जाएगा? 3। अगर किसी भी सबशेल के पास, किसी भी सबशेल के पास फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जैसे कि ये, या फिर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जैसे कि ये, तो इस केस में एटम क्या होता है? इस केस में एटम जो है इन केसेस में, यानी कि इन केसेस में बात कर रहा हूँ, इन केसेस में एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है इसका मतलब है वहाँ पर आपको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। तो इन दो केसेस के केस में, इन दो केसेस में, यानी कि फुल फील्ड ऑर्बिटल के केस में, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के केस में, दोनों में क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। तो ये फैक्टर्स थे अभी जो हमने डिस्कस किए, किसके थे? ये फैक्टर्स थे आयोनाइजेशन एनर्जी के। 4 फैक्टर्स थे। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि रास्ते में आने वाली रुकावटें, स्क्रीनिंग, प्रोटेक्शन, जितनी न्यूक्लियस की फोर्स लास्ट तक नहीं जाएगी, यानी कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होगा उतना ही क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। और सबशेल के केस में आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्बिटल है वो फुल फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, तो इस केस में फिर वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इन दो केसेस में वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। फिर यहाँ पे आपको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए। इसके अलावा एक और केस होते हैं, ना हाफ फील्ड ना फुल फील्ड, पार्शियल फील्ड। ऐसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते थे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों? ऐसे हो जाए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये पार्शली फील्ड हो गए, या अनस्टेबल होते हैं, थोड़ी अमाउंट में एनर्जी देंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। इस तरह केस आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा, ये पार्शली फील्ड कहलाएगा। बात क्लियर। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया। इसके फैक्टर्स जो हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स जो हैं, सेम यही फैक्टर्स जो होंगे वो अप्लाई होंगे किसके ऊपर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अब मैं थोड़ा शार्ट करूंगा क्योंकि पहले बातें सारी समझा चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि किसी भी एटम की एबिलिटी, किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। पूरा टॉपिक हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया। मैं यहाँ पे सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर था, ये इलेक्ट्रॉन इसका शेयर था। अब इन दो एटम्स के पास कितनी पावर है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। ये तो सेम केस में आ गया जिसको आपने नॉन पोलर पढ़ा था। पोलर भी हो सकते HCl। अब Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर जो है H और Cl के केस में क्या होगा? यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वजह क्या होगी? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी तरफ खींच लिए। अब इसके फैक्टर्स को अब सिंपली हम देख के एक एक नज़र देख के जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन ऑलरेडी पहले हो चुके हैं। अच्छा जी,
इसके फैक्टर्स कौन कौन से? वही न्यूक्लियर चार्ज, पहले भी बात की न्यूक्लियर चार्ज की, यहाँ पे भी न्यूक्लियर चार्ज की बात की। न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है? वही होल्ड मुराद हो गया यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है? होल्ड मुराद है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखे देखें, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का होल्ड, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे उतना एटम का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। उतनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी किसके दरमियान? न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का होल्ड होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे भी अगर एक फैक्टर लिखना चाहूँ कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये ठीक हो जाएगी बात। इस पूरी लाइन को अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इस तरह लेसर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द न्यूक्लियर चार्ज लेस विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ जाओ दूसरे टॉपिक की तरफ, एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अभी आपने खुद बात की, एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस का होल्ड अपने लास्ट शेल पे नहीं होता। न्यूक्लियस जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, मैं यहाँ पे इसको भी लिख रहा हूँ, जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा इसका कौन सा फैक्टर्स बनता है? 1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एटॉमिक साइज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी एटॉमिक साइज़ आप, जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम। अब आप आओ ना, जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर देखते हो प्रायोरिटी टेबल के अंदर, तो टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। रीज़न क्या देते हो? क्योंकि एटॉमिक साइज़ वहाँ पे क्या होते हैं? ज़्यादा। तो जितना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि आप कहते हो कि लेफ़्ट टू राइट जैसे ही हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा। रीज़न क्या देते थे? कि यहाँ पे एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है। जब एटॉमिक साइज़ कम हो रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो रहा है। न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो ये फैक्टर आपको समझ में आ गया कि एटॉमिक साइज़ के साथ क्या फैक्टर बनते हैं? इन्वर्स रिलेशन बनता है, यानी कि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा और वो कम। अच्छा, इस तरह आ जाओ शील्डिंग में। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? लेस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, या न्यूक्लियस या फिर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान अगर कम शेल आ रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है। जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखें, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने से क्या होता है? एक एक शेल ज़्यादा होता जा रहा है। जब एक एक शेल ज़्यादा, तो मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है वहाँ पे टॉप टू बॉटम आने से ज़्यादा होते हैं। टॉप टू बॉटम आने से एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होंगे इसका मतलब है वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो लेफ़्ट टू राइट के केस में तो शील्डिंग इफेक्ट का कोई ख़ास इफेक्ट होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ऐसा काम नहीं कर रहा होता। अब सिंपली ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि आप किसी भी एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना चाह रहे हो, किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अब यहाँ पे ऐड करना है आपने। जब आपको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ऐड करना है तो फैक्टर्स तो यहाँ पे भी होंगे। कौन से? वही न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, आपका क्या ख्याल है कि मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल, हमने अगर याद पड़े तो एग्ज़ाम्पल लेक्चर के अंदर ये दी थी कि अगर कोई बंदा क्लास के अंदर या आपके घर के अंदर आना चाह रहा है, जब तक वो आपसे इजाज़त नहीं लेगा तो अलाउ नहीं करेगा। अब न्यूक्लियस का होल्ड अगर कहीं पे ज़्यादा है तो आपका क्या ख्याल है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना आसान होगा? मुश्किल होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना मुश्किल होगा, ठीक है। जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना मुश्किल होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी।
दूसरा आ जाओ, एटॉमिक साइज़। जहाँ पे एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, में अपवर्ड एरो का मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है। जहाँ पे एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। क्यों, एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, न्यूक्लियस का इतना होल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आके ऐड करना इतना मुश्किल नहीं होगा, कम अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ हो जाएगी। सेम केस शील्डिंग इफेक्ट में भी आ जाओ कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जहन में हो जाए कि जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी न्यूक्लियस का होल्ड अपने लास्ट शेल तक नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग इफेक्ट और इसके केस में सब शेल भी आ जाते हैं। इन तमाम को मैंने यहाँ पे भी लिख लिया, लेक्चर को देखें, रिलेशंस निकालें, खुद रिलेशन निकालें कि डायरेक्ट रिलेशन बनता है, इन्वर्स बनता है। फिर जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही वो आप मुझे व्हाट्सअप करके लाजमी पूछें। और जो आपका पेपर बनेगा वो पेपर पहले 3 चैप्टर में से आएगा, तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। जहाँ से कोई भी इशू हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इशू हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।